आदाब। सियासत की शतरंज में मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया धनबाद, झारखंड से एक बेहद अहम मौजू पे एक छोटी सी अहम गुफ्तगू। जैसा कि बंगाल में फिर से ये नज़र आने लगा है, ख़ासकर गवर्नर स्पीच जो विधानसभा में होना था उसमें जो बातें हुई हैं वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। पॉलिटिकल तौर पे आप अपने तमाम हरबे को इस्तेमाल करें और इस हरबे को इस्तेमाल करने के लिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें अपने जिस हद तक वो जा सकती हैं जाना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, मैं इसका तायद करता हूँ कि वो हरबा इस्तेमाल करना चाहिए जो अपने मुखालिफ को हम ज़ेर कर सकें, हम अपने मुखालिफ को जो है ज़ेर कर सकें, उनको डिफीट कर सकें, उनको हरा सकें, उनको परेशान कर सकें, उनको कम कर सकें। ये सही बात है, लेकिन वो कहते हैं ना कि तमाम आज़ादी के बाद भी उस कुछ हदूद हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं, वो बाकी रहना चाहिए। और पॉलिटिकल में यही बातें लागू होती हैं। जिन सरकारों ने अपने सत्ता में होते हुए इन गलतियों को किया है, उन्होंने ही ये नंबर भी पाया कि कभी 454, कभी 356, कभी 54 और आज बिल्कुल 50 के आसपास। तो आप भी दो से चल के जहाँ पहुँचे हैं उसका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। एक बात खूब अच्छे से समझ लीजिए कि इस मुल्क में राष्ट्रीय पार्टियों की अगर ज़रूरत है, उसकी अहमियत है, उसकी मौजूदगी है, तो अब आप वो दिन भूल जाएं जो आप ये सोचते हैं कि हम क्षेत्रीय पार्टियों को नहीं रहने देंगे। ये अब होना नहीं है, क्योंकि जिन गलतियों को राष्ट्रीय पार्टियों ने दोहराया है और कई कई बार दोहराया है, अब वो चीज़ें उनके हाथों से निकल गई हैं। उन राष्ट्रीय पार्टियों को बड़े रहने के लिए एक यही काम करना होगा जो मेरी समझ में बात आती है कि आप क्षेत्रीय तौर पे एक अपने नेता को उसमें लीडरशिप देंगे और उसको इख्तियार देंगे, उसको पावर देंगे और वो अपने तौर पे अपने क्षेत्रीय जो राज्य है उसमें जो उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं उस पर वो काम कर सके। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। आपने कहाँ एफर्ट नहीं लगाया। जहाँ तक बंगाल के चुनाव का सवाल है, जो हम लोगों ने खुली आंखों से देखा, 8 चरण का चुनाव, उस पे जो चुनावी रैलियाँ, जो नेताओं के दौरे, जो उस पे खर्चा, अब ये ऑथेंटिक तौर पर जो फिगर कब आएगा नहीं आएगा उस पर बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये साफ कुछ दिख रहा था कि कितने उस पर खर्च हो रहे हैं। इतना महंगा चुनाव लड़ने के बाद भी आपने जो हासिल किया है वो एक क्षेत्रीय पार्टी से 30% है। मान लीजिए कि एक रोटी का जो तीसरा टुकड़ा है वो आप हासिल कर पाए हैं, और उसमें भी एक ख़तरा बना हुआ है कि कितने लोग आपके साथ होंगे और कितने आपके साथ नहीं होंगे। वो समय के गर्भ में है और समय बताएगा। इसलिए राजनीति को कुछ इस तरह से न कर लिया जाए कि जिससे देश के एक मान सम्मान में और देश के मानचित्र में कहीं ना कहीं कोई एक सवाल खड़ा हो। आप उस घर को देखिए जिसमें मालूम ये हो कि गार्जियन से बच्चे लड़ते बिगड़ते ही रहते हैं, तो पूरे मोहल्ले में ये कहा जाता है कि भाई ये घर तो झगड़ालू घर है। क्या आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल मीडिया इन बातों को नहीं देखती कि इंडियन गवर्नमेंट के किसी बात के लिए स्टेट गवर्नमेंट कोई बात कह रही है, इससे हमारे फेडरल को और हमारे जो डेमोक्रेसी को कितनी मजबूती मिलती है? क्या आप ये नहीं समझते?
इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग, क्या हमारे जैसे कम अकल के लोग जो पॉलिटिकल तौर पे थोड़ी बहुत समझ रखते हैं उनको बताना पड़ेगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और हो रहे हैं। आपका कोई भी दांव बंगाल में कारगर नहीं होगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ के जनमानस को समझिए पहले, वहाँ के जनता की सोच को समझिए पहले, वहाँ के जनता के मन मस्तिष्क को समझने की कोशिश कीजिए। और एक बात मैं और आपको बहुत ठोक बजा के कह देना चाहता हूँ, इसको आप लिख लें। आपके यहाँ जितने भी चुनाव के सर्वेक्षण करने वाले लोग हैं उनसे करवा लीजिए। इस बार के चुनाव में जो स्ट्रीम लेवल के आपको नंबर्स आने थे, आपको जो स्ट्रीम लेवल के मत मिलने थे, वो सारा कुछ बंगाल में आपको मिल गया है। अब आपको ये सोचना होगा कि हम इससे आगे का सफ़र कैसे तय करेंगे। तो इसके आगे का सफ़र जो आप कर रहे हैं उससे तय नहीं होगा, वो बैक गियर है, वो बिल्कुल बैक गियर है। बाकी आप बड़े लोग हैं, आप सत्तासीन हैं, आप ज़्यादा लोगों के साथ समझ सकते हैं और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, आप करवा लें। और तीसरी बात जो बंगाल के हवाले से है कि गवर्नर के अंदर में जो गवर्नर को पावर दिया गया है, वो उस संविधान के तहत उस पावर को, मैं तो तृणमूल कांग्रेस के लोगों को भी कहता हूँ कि आप एक बार उसको रीड कर लीजिए कि कितने पावर्स उनके अंदर में हैं और उन पावर को वो कैसे इम्प्लीमेशन में ला रहे हैं, और कहाँ फिर आपके साथ अगर ज़्यादती होती है तो आप कैसे उनके ख़िलाफ़ जा सकते हैं या कैसे उसका समाधान। हमारे संविधान में बहुत बेहतरीन बात है और इस जनतंत्र में बहुत बेहतरीन बात है, इस जमहूरियत में बहुत बेहतरीन बात है कि आप उस अच्छे प्रक्रिया से, जुडिशरी की प्रक्रिया से, संवैधानिक प्रक्रिया से आप इन तमाम सवालों का जवाब दे सकते हैं। यहाँ अभी राजतंत्र लागू नहीं हुआ है, इसलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इनका जवाब तो आप हर तरह से दे सकते हैं। मेरी बातों से लगेगा कि मैं किसी एक पक्ष पे हूँ, लेकिन मैं एक किसी पक्ष पे नहीं हूँ। मैं देश के जनमत के जनतंत्र के साथ हूँ, क्योंकि मेरा अक्सर ये मानना रहा है कि 32% का वोट लेकर कोई सर्वोच्च, मैं बार बार कहता हूँ कि कोई ऐसा फेडरल निज़ाम आ जाए जिसमें कम से कम 51% की बात हो कि जब 51 लोग एक तरफ होंगे तो एक बात कही जाएगी, लेकिन मैनिपुलेट करके अगर 32% के लोग सत्ता में रहेंगे और बड़े नंबर लेके रहेंगे, बड़े दम से रहेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे, अपना ही करेंगे, तो ये एक सवाल खड़ा होता है जमहूरियत के लिए भी। और ठीक है, जो जीत के आए हैं मुझे उनके लिए बहुत मुबारकबाद। इस जमहूरियत का वो ये भी एक बड़ी खूबसूरती है कि आज वो 32% के वोट लेके भी सत्ता में बहुमत के साथ काबिज हैं। तो दिगर लोग क्या कर रहे हैं? आज वो सिर्फ क्या हल्ला करने और बोलने के लिए हैं? आपको ऐसा ही कुछ बनाना होगा जब आप मैदान में जाएंगे कि आप मत के ज़रिया उनको हरा पाएँ, बातों से नहीं हरा सकते। तो ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक बंगाल में जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि देश की राजनीति में जो फ़र्क आ रहा है वो तो आता ही है, लेकिन मुझे सबसे जो ख़राब बात लगती है वो ये लगती है कि इंटरनेशनल मीडिया हमारे जनतंत्र पे अब सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है उन्होंने, और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमें सोचना समझना होगा और व्यवहारिक होना होगा। राजनीति में मुद्दे हैं, अपने सिद्धांत भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें व्यवहारिक होना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने जो प्रचंड बहुमत हासिल किया है, जो प्रचंड जीत हासिल की है, उसको तो आप भी समझते हैं और वो सलूट के लायक है। दूसरी बात, ममता बनर्जी अपने उस इलाके के लिए, अपने बंगला भाषी के लिए, अब मैं बता दूं, वो त्रिपुरा में भी बहुत मानी जाएंगी, वो आसाम में भी बहुत अपने लिए जगह बना लेंगी। वो अब नॉर्थ ईस्ट के पूरी चीज़ों को देखते रहिए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े लीडरशिप को कहीं ज़्यादा इस तरह से परेशान करने से कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और एक बात और जो मीडिया में मुझे बड़ी हंसी भी आती है कि वो उत्तराखंड के सीएम ने वो रिज़ाइन कर दिया तो ममता फंस गई हैं और ममता घिर गई हैं और ममता ये हो गई हैं और ममता वो हो गई हैं। मुझे ये बताइए कि ममता बनर्जी अगर सीएम पोस्ट पे नहीं हैं और हैं, क्या हो जाएगा और क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि 6 महीने के बाद वो रिज़ाइन करके फिर शपथ नहीं ले सकती हैं? मुझे ये आप बताइए, क्या आपको ये मालूम है कि ममता जो चाहती हैं या बोलती हैं उनके पार्टी में कोई उनसे ऊपर का लीडरशिप भी है?
मीडिया को भी अपने लिए मजाक बनने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, नवंबर तक उनका जो है एक अभी कार्य दिवस बाकी है। देखिए आगे क्या होता है और क्या कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि ममता बनर्जी को इस्तीफ़ा अगर देना होता है तो वो फिर सीएम बन के नहीं आ सकती हैं। ऐसा तो कहीं किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है, मेरी जानकारी में तो नहीं है। और मुझे कहीं भी ममता फंसी हुई, घिरी हुई और हारी हुई तो नहीं दिखती है। ममता तो मुझे हर तरफ से जीती हुई, आगे बढ़ते हुई, और मुझे तो अब ये दिख रहा है कि वो बंगाल से बाहर जाने की जो उन्होंने तैयारी की है उसमें 2-3 स्टेट तो उनको मिलने जा रहे हैं। उसमें त्रिपुरा सबसे पहला स्टेट है, आप रोक नहीं पाएंगे। और ये एक तरह से बहुत अच्छी बात हुई है कि आपके दबाव से, आपके राजनीति से, आपके जोड़ तोड़ से, और ये त्रिपुरा का सफ़र आगे आसाम को जाएगा, आसाम फिर और उस तरफ के जो स्टेट हैं। तो ममता एक बड़ी मजबूत लीडर की तरह उभर रही हैं और उनको अब रोका नहीं जा सकता। आपके हर 55 और हर सियासत का जवाब भी उनके पास है। और मैं एक बात पहले भी किसी वीडियो में कह चुका हूं कि अभी सबसे अच्छी बात यह है ममता बनर्जी के साथ कि उनके पार्टी के साथ बहुत सारे ऐसे सलाहकार उनसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ मौजूद हैं, जो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उसमें अगर नंबरिंग किया जाए तो वो 1 नंबर पे आएंगी। बहुत अच्छे अच्छे लोग उनके साथ जुड़े हैं। अब वजह क्या है ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ, और ममता बनर्जी की यही एक बड़ी कामयाबी की दलील भी बनेगी और आगे के सफ़र में ये उनको मजबूत भी करेगा। मैं तमाम भारतवर्ष के पॉलिटिकल पार्टियों से एक प्यार रखता हूँ और सिर्फ ये कहने की बात मैं कहता रहता हूँ बराबर कि आने वाला समय, आने वाला समाज, आने वाला वक्त, आने वाला इंडिया, आने वाली पॉलिटिक्स, आने वाला प्रजातंत्र बदल रहा है, जो वाकई थोड़ा चेंज होगा। और जो लोग इस भ्रम में हैं कि ये देश राजतंत्र की तरफ जा सकता है, उन्हें भूल होनी चाहिए। वो नहीं जानते कि इस मुल्क की खूबसूरती क्या है। भारतवर्ष बहुत ही खूबसूरत देश है और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि वो समय भी आएगा 10-20 सालों में जब हम सरहदों को हटा देंगे और हम एक तरह से कॉलिशन गवर्नमेंट सुनते थे तो कॉलिशन कंट्री हो जाएंगे, ऐसी भी मुझे उम्मीद है। मैं शहाब अख्तर, जरिया, धनबाद, झारखंड से। आगे भी गुफ्तगू होगी। आज सियासत की शतरंज में बस ये छोटी सी गुफ्तगू आपके लिए।